everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And in this lecture we are going to discuss about the triptophan, that is tryptophan operon. But before starting the lecture, this is about me. I am Dr. Manisha Sinha, PhD from Jawaharlal Nehru University, New Delhi in plant microbe interaction. I have qualified CSIR, UGC, NET, JRF. Apart from that, I have qualified various national level entrance exam at BSc, MSc and PhD level. I have 8+ year research experience in biological sciences, 4+ year teaching experience and published couple of international research paper. Now let's start the lecture. And the topic is tryptophan operon, that is tryptophan. ट्रिप्टोफान की अगर बात करें तो ट्रिप्टोफान एक कॉमन अमाइनो एसिड्स है। टोटल कॉमन अमाइनो एसिड्स की अगर बात करें इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो टोटल 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स होते हैं एंड ट्रिप्टोफान इज वन ऑफ द कॉमन अमाइनो एसिड्स है। सो ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस ये जो कॉमन अमाइनो एसिड्स होते हैं वो इनकॉर्पोरेट होते हैं, मींस दीज कॉमन अमाइनो एसिड्स are incorporated during protein synthesis. That's why these common amino acids are required in large amounts for the protein synthesis. प्रोकैरियोटिक सेल्स की अगर बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स का बेस्ट एग्जांपल है इकोलाई एंड इकोलाई भी ये सारे के सारे कॉमन अमाइनो एसिड की सिंथेसिस करते हैं, चाहे प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉमन अमाइनो एसिड की सिंथेसिस करते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ट्रिप्टोफान ऑपेरॉन की, मींस ट्रिप्टोफान की बायोसिंथेसिस के लिए जो जीन्स इन्वॉल्व होते हैं उनका रेगुलेशन कैसे होता है, क्योंकि ऑपेरॉन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ व्हाट? ऑपेरॉन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोट्स। सो इकोलाई में ट्रिप्टोफान अमाइनो एसिड की बायोसिंथेसिस के लिए जो इंजाइम्स की जरूरत होती है, जो इंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं, उस इंजाइम्स के लिए जो जीन्स होता है वो जनरली क्लस्टर्ड होते हैं किस फॉर्म में? ओपेरॉन के फॉर्म में। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था लैक ओपेरॉन के बारे में, दैट इज जीन रेगुलेशन इन कैटाबोलिक पाथवे, बट इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जीन रेगुलेशन इन बायोसिंथेटिक पाथवे, दैट इज एनाबोलिक पाथवे। सो ट्रिप्टोफान अमाइनो एसिड की बायोसिंथेसिस के लिए जो इंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, इनके लिए जो जीन्स होते हैं वो क्लस्टर्ड होते हैं किस फॉर्म में? ओपेरॉन के फॉर्म में क्लस्टर्ड होते हैं। और इन जीन्स का जो एक्सप्रेशन है वो डिपेंड करता है इकोलाई सेल के सेलुलर इन्वायरमेंट पे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये इकोलाई सेल है, अब ये इकोलाई सेल का जो सेलुलर इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट में दो कंडीशन हो सकता है, एक तो ट्रिप्टोफान का कंसंट्रेशन हाई होगा और दूसरा ट्रिप्टोफान का कंसंट्रेशन लो होगा। अगर ट्रिप्टोफान का कंसंट्रेशन हाई होगा मींस ट्रिप्टोफान अबंडेंटली प्रेजेंट है, उस कंडीशन में जो बायोसिंथेटिक एंजाइम्स है उसकी जरूरत, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, और अगर रिक्वायरमेंट नहीं होगा तो ओपेरॉन रिप्रेस्ड होगा। लेकिन अगर ट्रिप्टोफान का कंसंट्रेशन लो है तो बायोसिंथेटिक एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होगी, और बायोसिंथेटिक एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होगी तो ओपेरॉन रिप्रेस्ड नहीं होगा, ओपेरॉन क्या होगा? इंड्यूस्ड होगा। सो ट्रिप्टोफान की बायोसिंथेसिस होती कैसे है और ट्रिप्टोफान की बायोसिंथेसिस के लिए कितने एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है? ट्रिप्टोफान की बायोसिंथेसिस की अगर बात करें तो ट्रिप्टोफान की जो बायोसिंथेसिस होती है वो कोरिज्मेट से होती है, दैट इज कोरिज्मिक एसिड। कोरिज्मेट से बनता है क्या? कोरिज्मेट से बनता है ट्रिप्टोफान, बट ये जो कन्वर्सन है ये 1 स्टेप में नहीं होता है, ये टोटल 5 स्टेप में होते हैं। कितने स्टेप में होते हैं? 5 स्टेप में होते हैं। सो कोरिज्मेट से क्या बनता है? एंथ्रानिलेट। एंथ्रानिलेट से बनते हैं N5' फॉस्फोराइबोसाइल एंथ्रानिलेट एंड देन इनॉल 1O कार्बोक्सी फिनाइल अमाइनो 1 डिऑक्सी रिबुलोज फॉस्फेट, देन इंडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट एंड देन बनता है L ट्रिप्टोफान। सो टोटल 5 स्टेप में कोरिज्मेट से ट्रिप्टोफान की सिंथेसिस होती है। अब इन 5 स्टेप्स को कैटालाइज करने के लिए टोटल कितने एंजाइम है? टोटल 3 एंजाइम है।
आउट ऑफ दिस 3 एंजाइम, ये जो 2 एंजाइम है वो कॉम्प्लेक्स ऑफ 2 एंजाइम्स है। फॉर एग्जांपल एंथ्रानिलेट सिंथेज कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो इसमें 2 कंपोनेंट है, कंपोनेंट 1 ऑफ एंथ्रानिलेट सिंथेज, कंपोनेंट 2 ऑफ एंथ्रानिलेट सिंथेज। और ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स एक रिएक्शन को नहीं बल्कि 2 रिएक्शन को कैटालाइज करता है। दूसरी बात, N5 फॉस्फोराइबोसाइल एंथ्रानिलेट आइसोमरेज इंडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट सिंथेज की अगर बात करें तो ये भी 2 रिएक्शन को कैटालाइज करता है। नाउ ट्रिप्टोफान सिंथेज कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो इसमें अल्फा सब यूनिट एंड बीटा सब यूनिट होते हैं। 2 अल्फा सब यूनिट एंड 2 बीटा सब यूनिट मिलकर ट्रिप्टोफान सिंथेज कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, दैट इज अल्फा 2 बीटा 2। और ये सारे एंजाइम्स को इनकोड करने के लिए जो जीन होता है वो टोटल 5 जीन होते हैं और पांचों के पांचों जीन क्लस्टर्ड होते हैं इन ऑपेरॉन। सो फर्स्ट जीन इज ट्रिप ई, सेकेंड जीन इज ट्रिप डी, थर्ड जीन इज ट्रिप सी, फोर्थ जीन इज ट्रिप बी एंड फिफ्थ जीन इज ट्रिप ए। और इनका ऑर्डर फिक्स होता है, मीन्स पहले ई होगा, डी होगा, सी होगा, बी होगा एंड देन ए होगा। ट्रिप ई जिस एंजाइम को इनकोड करता है वो एंजाइम है कंपोनेंट 1 ऑफ एंथ्रानिलेट सिंथेज। ट्रिप डी जिस एंजाइम को इनकोड करता है दैट इज कंपोनेंट 2 ऑफ एंथ्रानिलेट सिंथेज। ट्रिप सी जिस एंजाइम को इनकोड करता है दैट इज N5' फॉस्फोराइबोसाइल एंथ्रानिलेट आइसोमरेज इंडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट सिंथेज। ट्रिप बी जिस एंजाइम को इनकोड करता है दैट इज बीटा सब यूनिट ऑफ ट्रिप्टोफान सिंथेज। ट्रिप ए जिस एंजाइम को इनकोड करता है दैट इज अल्फा सब यूनिट ऑफ ट्रिप्टोफान सिंथेज। सो दीज 5 आर स्ट्रक्चरल जीन्स जो कि ट्रिप्टोफान की बायोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है। अब इन पांचों जीन का जो ट्रांसक्रिप्शन है वो रेगुलेट होता है वो प्रमोटर से। पांचों जीन का एक प्रमोटर है और उस प्रमोटर पे एक और साइट होता है जो कि ओवरलैपिंग होता है, दैट इज ऑपरेटर। अब इस ऑपरेटर का काम क्या है, प्रमोटर का काम क्या है? प्रमोटर पे क्या बाइंड करेगा? आरएनए पॉलीमरेज। प्रमोटर पे क्या बाइंड करेगा? प्रमोटर पे बाइंड करेगा आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन ऑपरेटर पे क्या बाइंड करेगा? ऑपरेटर पे बाइंड करता है रिप्रेशर। अब सवाल ये है कि ये रिप्रेशर बनता कैसे है? ये रिप्रेशर बनाने के लिए एक और जीन होता है जिसको बोलते हैं ट्रिप आर जीन और इनका खुद का प्रमोटर होता है। ट्रिप आर जीन इज ट्रांसक्राइब्ड बाय इट्स ओन प्रमोटर। और ट्रिप आर क्या करता है? पहले mRNA बनाएगा, mRNA से प्रोटीन बनेगा एंड दिस प्रोटीन इज ट्रिप रिप्रेशर। और इस रिप्रेशर की खास बात यह है कि ये होमोडाइमर है। ये क्या है? होमोडाइमर है। और ईच सब यूनिट जो होते हैं वो 107 अमाइनो एसिड रेजिड्यू के बने होते हैं। ये भी 107 अमाइनो एसिड रेजिड्यू के बने होंगे, ये भी 107 अमाइनो एसिड रेजिड्यू के बने होंगे। और दोनों सब यूनिट पे ट्रिप्टोफान की बाइंडिंग साइट होती है। किसकी बाइंडिंग साइट होती है? ट्रिप्टोफान की बाइंडिंग साइट होती है। अगर बैक्टीरिया सेल के चारों तरफ बैक्टीरिया सेल जिस इन्वायरमेंट में है उस इन्वायरमेंट में ट्रिप्टोफान का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा। अगर ट्रिप्टोफान का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा तो इस ट्रिप्टोफान बाइंडिंग साइट पे बाइंड कर जाएगा क्या? ट्रिप्टोफान। और जैसे ही ट्रिप्टोफान बाइंड करेगा ट्रिप के रिप्रेशन में कन्फर्मेशनल चेंजेज होंगे और उस कन्फर्मेशनल चेंजेस की वजह से ये ऑपरेटर पे बाइंड करेगा। जैसे ही ऑपरेटर पे बाइंड करेगा आरएनए पॉलीमरेज इस प्रमोटर पे बाइंड नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस। मीन्स अगर रिप्रेशर ऑपरेटर पे बाइंड करेगा तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे बाइंड नहीं करेगा और आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे बाइंड नहीं करेगा तो ये सारे स्ट्रक्चरल जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन नहीं होंगे। मीन्स ट्रिप्टोफान की जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं उनकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। सो दिस इज ऑन एंड ऑफ मैकेनिज्म। अगर ट्रिप्टोफान का कंसंट्रेशन कम रहेगा तो ट्रिप्टोफान इस रिप्रेशर से बाइंड नहीं करेगा और बाइंड नहीं करेगा तो ये रिप्रेशर ऑपरेटर पे बाइंड नहीं करेगा और इनका ट्रांसक्रिप्शन होगा। लेकिन अगर ट्रिप्टोफान का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो ट्रिप्टोफान इस रिप्रेशर पे बाइंड कर जाएगा जिससे कन्फर्मेशनल चेंजेज होंगे और कन्फर्मेशनल चेंजेज होने की वजह से ये ऑपरेटर पे बाइंड करेगा। देन यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं करेगा और इन स्ट्रक्चरल्स का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा।
सो दिस इज बेसिकली ऑन एंड ऑफ मैकेनिज्म, बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी फॉर द ट्रिप ऑपेरॉन। ट्रिप ऑपेरॉन में सिर्फ ऑन एंड ऑफ मैकेनिज्म से रेगुलेशन नहीं होता है, इसमें एक और रेगुलेशन होता है और वो रेगुलेशन है फाइन ट्यूनिंग, जो कि सेकेंड लेवल का रेगुलेशन है। और सेकेंड लेवल पे जो रेगुलेशन होता है वो फाइन ट्यूनिंग होता है, और फाइन ट्यूनिंग रेगुलेशन को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन एटीन्यूएशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन एटीन्यूएशन, ट्रांसक्रिप्शन एटीन्यूएशन बोलते हैं। अब सवाल ये है कि ये ट्रांसक्रिप्शन एटीन्यूएशन होता कैसे है। ट्रांसक्रिप्शन एटीन्यूएशन की अगर बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये लीडर सीक्वेंस, दैट इज लीडर रीजन, जिसको ट्रिप एल भी बोलते हैं। अब इस लीडर रीजन में ही एटीन्यूएटर प्रेजेंट होता है। अब ये कैसे होता है इसको समझते हैं। सो दिस इज द लीडर रीजन, जो कि 162 न्यूक्लियोटाइड का होता है, और ये प्रेजेंट कहाँ होता है? ये प्रेजेंट होता है टुवर्ड्स द 5 प्राइम एंड ऑफ mRNA। mRNA के 5 प्राइम एंड की तरफ प्रेजेंट होता है। क्या? mRNA के 5 प्राइम एंड की तरफ प्रेजेंट होता है लीडर रीजन, जो कि 162 न्यूक्लियोटाइड का होता है, एंड दिस इज जस्ट बिफोर द इनिशिएशन कोडॉन। सो दिस इज AUG, जो कि इनिशिएशन कोडॉन है। ये इनिशिएशन कोडॉन के जस्ट बिफोर होता है, और ये टोटल 162 न्यूक्लियोटाइड का होता है। अब इस 162 न्यूक्लियोटाइड में टोटल 4 सीक्वेंस जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। दिस इज द फर्स्ट सीक्वेंस, दिस इज द सेकेंड सीक्वेंस, दिस इज द थर्ड सीक्वेंस, एंड दिस इज द फोर्थ सीक्वेंस। ये 4 सीक्वेंस है जो ट्रांसक्रिप्शन एटीन्यूएशन में इन्वॉल्व होता है। सीक्वेंस 3 की अगर बात करें तो सीक्वेंस 3 जो है ये सीक्वेंस 4 से भी बेस पेयरिंग करेगा और सीक्वेंस 2 के साथ भी बेस पेयरिंग करता है। लेकिन जब सीक्वेंस 3 और 4 की बेस पेयरिंग होगी तो ये बनाएगा क्या? ट्रांसक्रिप्शन एटीन्यूएटर। ये क्या बनाएगा? ट्रांसक्रिप्शन एटीन्यूएटर। ये जिस स्ट्रक्चर को बनाता है उसको बोलते हैं एटीन्यूएटर, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन एटीन्यूएटर। सो जब सीक्वेंस 3 सीक्वेंस 4 की बेस पेयरिंग होगी तब ये ट्रांसक्रिप्शन एटीन्यूएटर बनाएगा, एंड दिस ट्रांसक्रिप्शन एटीन्यूएटर एक्ट्स एज ए ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेटर। ये किस तरह काम करता है? ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेटर की तरह काम करता है। सो यहाँ पे हमने क्या सीखा? लीडर रीजन में टोटल 4 सीक्वेंस होते हैं, और ये लीडर रीजन जो होता है जस्ट बिफोर द स्टार्ट कोडॉन होता है। लीडर रीजन में टोटल 4 सीक्वेंस कौन कौन से होते हैं? सीक्वेंस 1, सीक्वेंस 2, सीक्वेंस 3 एंड सीक्वेंस 4। सीक्वेंस 3 सीक्वेंस 4 के साथ बेस पेयरिंग करेगा तो क्या बनाएगा? ट्रांसक्रिप्शन एटीन्यूएटर विच एक्ट्स एज ए ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेटर, और यहाँ पे क्या होंगे? ट्रांसक्रिप्शन हॉल्ट हो जाएंगे। सीक्वेंस 3 सिर्फ सीक्वेंस 4 से बेस पेयरिंग नहीं करता। सीक्वेंस 3 में एक और कैपेबिलिटी है, ये सीक्वेंस 3 सीक्वेंस 2 के साथ भी बेस पेयरिंग करता है, और जब सीक्वेंस 3 सीक्वेंस 2 के साथ बेस पेयरिंग करेगा और उस कंडीशन में ट्रांसक्रिप्शन एटीन्यूएशन नहीं होगा। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये सीक्वेंस 3 सीक्वेंस 4 के साथ बेस पेयरिंग करेगा या सीक्वेंस 2 के साथ बेस पेयरिंग करेगा, इसको डिसाइड कौन करता है? इसको डिसाइड करता है सीक्वेंस 1। सीक्वेंस 1 की अगर बात करें तो सीक्वेंस 1 में टोटल 14 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं। अगर आप इसे काउंट करेंगे तो ये टोटल 14 अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं, और सीक्वेंस 1 को क्या बोलते हैं? लीडर पेप्टाइड बोलते हैं। सो सीक्वेंस 1 की अगर बात करें तो टोटल 14 अमाइनो एसिड्स होते हैं, और ये सारे 14 अमाइनो एसिड्स में 2 अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं ट्रिप्टोफन। सो यही डिसाइड करता है कि सीक्वेंस 3 सीक्वेंस 4 के साथ बेस पेयरिंग करेगा या सीक्वेंस 2 के साथ बेस पेयरिंग करेगा। अब ये सीक्वेंस 1 कैसे डिसाइड करेगा कि 3 4 के साथ बेस पेयरिंग करेगा या 2 के साथ बेस पेयरिंग करेगा? ये डिटरमाइन करता है
ट्रिप्टोफान के कंसंट्रेशन पे, जो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में जिस कंडीशन में, जिस इन्वायरमेंट में इकोलाई सेल है, उस कंडीशन, उस इन्वायरमेंट में ट्रिप्टोफान का कंसंट्रेशन क्या है। अगर ट्रिप्टोफान का कंसंट्रेशन ज्यादा है इन्वायरमेंट में, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर इन्वायरमेंट में ट्रिप्टोफान का कंसंट्रेशन ज्यादा है, उस कंडीशन में क्या होगा, चार्ज ट्रिप्टोफान टीआरएनए का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। चार्ज ट्रिप्टोफान कंसंट्रेशन को टीआरपी, टीआरएनए, टीआरपी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इकोलाई सेल्स जिस इन्वायरमेंट में, सपोज दैट कि ये इकोलाई है, इकोलाई इस इन्वायरमेंट में है, इस इन्वायरमेंट में क्या है, ट्रिप्टोफान का कंसंट्रेशन ज्यादा है। डेफिनेटली अगर ट्रिप्टोफान का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो चार्ज ट्रिप्टोफान का कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगा इसके सेल में। अगर चार्ज ट्रिप्टोफान टीआरएनए का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब इन जीन की ट्रांसक्रिप्शन होगा तो जो सीक्वेंस 1 है इसका ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, फास्ट होगा। और इसका ट्रांसक्रिप्शन अगर फास्ट होगा तो उस कंडीशन में सीक्वेंस 2 भी राइबोसोम के साथ कवर, राइबोसोम के द्वारा कवर हो जाएगा। मेन सीक्वेंस 1 एंड सीक्वेंस 2 क्या होंगे, राइबोसोम के द्वारा कवर्ड होंगे। उस कंडीशन में सीक्वेंस 3 क्या होगा, फ्री होगा। फ्री होगा तो ये सीक्वेंस 4 के साथ क्या करेगा, बेस पेयरिंग बना लेगा। और सीक्वेंस 3 सीक्वेंस 4 के साथ बेस पेयरिंग बनाएगा तो ये क्या बनेगा, एटीन्यूएटेड स्ट्रक्चर, जो कि ट्रांसक्रिप्शन को होल्ड कर देगा, मींस ट्रांसक्रिप्शन को पॉज कर देगा। सेकेंड कंडीशन है कि जब सेलुलर इन्वायरमेंट में ट्रिप्टोफान का कंसंट्रेशन लो होगा। अगर ट्रिप्टोफान का कंसंट्रेशन लो होगा उस कंडीशन में क्या होगा, चार्ज ट्रिप्टोफान टीआरएनए का कंसंट्रेशन भी कम होगा। और चार्ज ट्रिप्टोफान टीआरएनए का कंसंट्रेशन कम होगा तब यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन होंगे सीक्वेंस 1 का, उनके ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, डिले होगा। और डिले होगा तो ये सीक्वेंस 2 राइबोसोम के द्वारा कवर्ड नहीं होंगे। और सीक्वेंस 2 राइबोसोम के द्वारा कवर नहीं होगा तो सीक्वेंस 3 सीक्वेंस 2 के साथ बेस पेयरिंग कर लेगा। उस कंडीशन में सीक्वेंस 4 फ्री रहेगा। और जब सीक्वेंस 2 सीक्वेंस 3 के साथ बेस पेयरिंग करेगा तो सीक्वेंस 3 अनअवेलेबल होंगे सीक्वेंस 4 के साथ बेस पेयरिंग करने में। और इस कंडीशन में ट्रांसक्रिप्शन पॉज नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एटीन्यूएटेड स्ट्रक्चर बना ही नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट regulation of tryptophan by 2 mechanism. First one is the on-off mechanism and second one is the transcription attenuation. बहुत सारे अमाइनो एसिड बायोसिंथेटिक ऑपरेंट्स होते हैं जो सिमिलर एटेन्यूएशन स्ट्रेटजी यूज करते हैं, किस लिए, फॉर द फाइन ट्यूनिंग बायोसिंथेटिक एंजाइम्स टू मीट द प्रिवेलिंग सेलुलर रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे फिनाइल एलानिन की बात करें, फिनाइल एलानिन बायोसिंथेसिस की अगर बात करें तो फिनाइल एलानिन ऑपेरॉन में जो लीडर पेप्टाइड होते हैं वो 15 अमाइनो एसिड के बने होते हैं। ट्रिप्टोफान में कितने थे, ट्रिप्टोफान में टोटल 14 अमाइनो एसिड्स थे। आउट ऑफ 14 अमाइनो एसिड जो 2 थे वो ट्रिप्टोफ अमाइनो एसिड रेजिड्यू थे। सो फिनाइल एलानिन ऑपेरॉन में टोटल 15 अमाइनो एसिड लीडर पेप्टाइड है और उस 15 अमाइनो एसिड लीडर पेप्टाइड में टोटल फिनाइल एलानिन जो है वो टोटल 7 है। ल्यूसीन ऑपेरॉन की अगर बात करें तो उनके लीडर पेप्टाइड में टोटल 4 कंटिग्यूअस ल्यूसीन रेजिड्यू प्रेजेंट होते हैं। हिस्टिडीन ऑपेरॉन की अगर बात करें तो इनके लीडर पेप्टाइड में 7 कंटिग्यूअस हिस्टिडीन रेजिड्यू प्रेजेंट होते हैं। एंड इन फैक्ट इन दिस हिस्ट ऑपेरॉन a number of others attenuation strategy is sufficiently sensitive to play to be only regulatory mechanism. So this is all about tryptophan operon and stay tuned for the next lecture. And if you have any doubt and query, please leave comment in the comment section and please do not forget to subscribe our amazing channel.